Hello students, welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of February week 1. आज हम लोग बात करेंगे February week 1 के important current affairs पर. अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और उसके साथ साथ जो जो important information आप लोगों को दी जाए उसे भी बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना है. ठीक है, हर एक चीज को प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे और नई नई चीजों की ओर आगे बढ़ेंगे. ये लीजिएगा, आज का हमारा फर्स्ट न्यूज क्या आता है, देखना है ध्यान से. द फर्स्ट न्यूज इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव ने रिलीज की एक रिपोर्ट. और ये रिपोर्ट क्या बताती है? द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया में स्नो लेपर्ड का क्या स्टेटस है. इंडिया में स्नो लेपर्ड के स्टेटस को बताने के लिए अभी हाल ही में हमारे देश के एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है. ड्यूरिंग द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हो रही थी. नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई नई दिल्ली में फरवरी में. इस मीटिंग के अंदर हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया. और ये रिपोर्ट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन इंडिया में 718 है. 718 पॉपुलेशन है, जिसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन स्नो लेपर्ड की कहां पर है? मैक्सिमम पॉपुलेशन स्नो लेपर्ड की है लद्दाख के अंदर. बस इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? अभी हमारे देश के एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव. अभी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग कहां पर हुई? नई दिल्ली में. उस मीटिंग में एक रिपोर्ट आई स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन की, और इंडिया में स्नो लेपर्ड कितने हैं? 718. मैक्सिमम स्नो लेपर्ड कौन से प्लेस पर है इंडिया में? मैक्सिमम स्नो लेपर्ड है लद्दाख में. कहां पर है? लद्दाख के अंदर मैक्सिमम स्नो लेपर्ड से. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब कुछ माइंड को घुमाओ और याद करो कि कुछ दिन पहले मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि स्नो लेपर्ड को किसी देश ने अपना नेशनल आइकन डिक्लेयर किया था. पढ़ाया था ना, शायद जनवरी का वीक 1 या वीक 2 था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्नो लेपर्ड को जो है वो नेशनल आइकन डिक्लेयर किया था. अगर थोड़ा सा दिमाग घुमाया तो आपके दिमाग में उसी समय घुमा होगा ये न्यूज. ये था किर्गिस्तान डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज अ नेशनल सिंबल. किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया था. पढ़ा रखा है ना. तो मैं वही बार बार कहता हूं कि ये नहीं कि एक बार पढ़ा दिया तो उसके बाद बस खत्म हो जाएगा. मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा. करंट अफेयर ऐसी चीज होती है, जब तक बार बार रिवाइज ना करो तब तक याद नहीं होते हैं. ठीक है, प्रीवियस वाले तभी रिवाइज करवाता चलता हूं. तो ये पता चल गया आपको, किर्गिस्तान एक ऐसा देश है जिसने स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया था. और स्नो लेपर्ड की इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है? 718. मैक्सिमम स्नो लेपर्ड कहां पर है? लद्दाख में. ये रिपोर्ट अभी कहां पर पब्लिश हुई? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई नई दिल्ली में, वहां पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया. और ये रिपोर्ट को किसने प्रेजेंट किया? ये प्रेजेंट किया भूपेंद्र यादव, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ऑफ इंडिया. क्लियर है? फर्स्ट न्यूज, और ये फर्स्ट न्यूज के साथ उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. आगे चलते हैं अगले न्यूज की ओर. हमारा न्यूज नंबर 2 फरवरी का कौन सा है? ध्यान से देखिएगा. बजट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. बजट. तुम सभी को पता है कि हमारे देश में बजट लाता कौन है? बजट को प्रेजेंट कौन करता है? बजट कितने बजे आता है? बजट को लाने के लिए कौन सा प्लेस होता है? सब कुछ एग्जैक्ट फिक्स होता है. आज बजट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको ये बताऊं कि हमारे इंडिया का जो बजट आता है वो आता है फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को. तो फरवरी का फर्स्ट वर्किंग डे अगर संडे है, फरवरी का फर्स्ट डे अगर संडे है तो मंडे को आ जाएगा. फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को बजट आता है, ना कि फरवरी के फर्स्ट डे को. ध्यान से समझना, फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को बजट प्रेजेंट किया जाता है. बजट होता क्या है? आप सारे के सारे इतना तो जानते होंगे कि बजट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आने वाले टाइम में कहां कहां से इनकम होनी है, कहां कहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा करने वाली है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज अ बजट। वही होता है। अब बात ये चल रही है, 1 फरवरी को बजट आया, हम फरवरी का फर्स्ट वीक के न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो जब फरवरी में बजट आया है तो बजट कितने बजे आता है ये भी पता होना चाहिए। सर बजट आता है एग्जैक्ट 11 बजे। बजट को लाता कौन है? इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर लाते हैं। बजट को कहां पर लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। बजट को बनाता कौन है? बजट को बनाने के लिए बेसिक काम होता है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट का, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, जो स्पेसिफिकली बजट को कंपाइल करने का, बजट को बनाने का काम करता है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट। क्या क्या पता चला? बजट कब आता है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। कितने बजे आता है? 11 बजे। बजट को लाता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। बजट कहां पर आता है? लोकसभा में आता है। ठीक है, इस बार लोकसभा के अंदर 11 बजे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लोकसभा में इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए बजट को प्रेजेंट करने के लिए आई। ठीक है, अब जब आई तो आप सभी को पता है, अब ये जो ईयर चल रहा है 2024 इलेक्शन ईयर है। अब इलेक्शन होने वाले हैं, जब ये हमारे मई जून में इलेक्शन है, सभी को पता, उसके बाद हमारी दोबारा गवर्नमेंट बनने वाली है, चाहे बीजेपी बने, कांग्रेस बने, कोई भी बने। तो मुझे ये बताओ, क्या जो बजट बीजेपी सरकार 1 फरवरी को लेकर आई, वो बजट कंटिन्यू रहेगा या तब तक का होगा जब तक नया बजट नई सरकार नहीं लेकर आती है? सिंपल सी बात, नया बजट नई सरकार दोबारा प्रेजेंट करेगी। कोई भी सरकार बने तो वो अपना अपना बजट लेकर आएंगे, कोई प्रीवियस सरकार का बजट थोड़ी ना कोई इंप्लीमेंट करेगा। सिंपल है। तो इस बार जो बजट आया वो आया इंट्रिम बजट। ध्यान से समझना एक वर्ड, इंट्रिम। इंट्रिम होता है थोड़े समय वाला। तो ये फुल फ्लैज बजट नहीं आया है, इंट्रिम बजट आया है। तो इंट्रिम बजट ये 1 अप्रैल से शुरू होकर जब तक नया नहीं आ जाता है तब तक इंप्लीमेंटेड रहेगा, और जैसे ही नया बजट आएगा ये पुराने वाला खत्म हो जाएगा, नया वाला इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो मतलब इस साल 2 बजट आएंगे। अब जैसे ही इलेक्शन में नए प्राइम मिनिस्टर, नई गवर्नमेंट बन जाएगी, आफ्टर द इलेक्शन वो अपना बजट वैसे ही जून जुलाई के अंदर जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही नया बजट फिर से आ जाएगा। वो भी इंटरिम बजट होगा जो 31 मार्च तक इंप्लीमेंट रहेगा। वैसे बजट पूरा फाइनेंशियल ईयर का होता है, लेकिन इंटरिम बजट तब आता है जब इलेक्शन ईयर हो। इलेक्शन ईयर में पूरे साल का बजट नहीं लेकर आते हैं, वो इंटरिम बजट ही लेकर आते हैं। तो अभी हमारे देश की गवर्नमेंट में इंटरिम बजट को प्रेजेंट किया गया। देखो लिखा हो रहा है ना, यूनियन इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 आया, जिसमें एलोकेट किया डिफेंस पर 6.21 लाख करोड़ 6.21 लाख करोड़ डिफेंस पर खर्च करने के बारे में बोला है, जो टोटल बजट का 13.04% है। इस बार डिफेंस पर बहुत बड़ा खर्चा के बारे में यहां पर सरकार ने बात की है कि पूरे ऑल ओवर बजट का 13.04% डिफेंस पर खर्चा करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 6.21 लाख करोड़ रुपीस हमारे देश की सरकार डिफेंस पर करने वाली है। ठीक है, ये पता चल गया। बजट लाता कौन है पता चल गया। इस बार का जो बजट आया इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट में डिफेंस पर कितना करोड़ खर्चा करना है? 6.21 लाख करोड़ रुपीस। ओके, उसके साथ साथ बजट के बारे में और बात करूं। इंडिया में पहला बजट कब आया था? अगर मैं बात कर लेता हूं 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस की, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 26 नवंबर 1947 में पहला बजट आया था। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शनमुखम शेट्टी लेकर आए थे। आर.के. शनमुखम शेट्टी इंडिया में पहला बजट लेकर आए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस 26 नवंबर 1947 को। बजट जो आता है वो कब आता है? सभी को पता है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। लेकिन 2017 से पहले फरवरी के लास्ट डे आता था। ये नरेंद्र मोदी जी ने चेंज किया था कि फरवरी के लास्ट डे को फरवरी का फर्स्ट वर्किंग डे कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो पता चल गया कि फरवरी का लास्ट वर्किंग डे नहीं, अब आता है फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे। 2017 से पहले जो बजट आता था वो आता था फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को। क्लियर है? चलिएगा। उसके बाद
बजट हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बजट हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है? योर आंसर इज आर्टिकल 112। बजट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। इंडिया में मैक्सिमम टाइम बजट प्रेजेंट करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? इंडिया में मैक्सिमम टाइम बजट को प्रेजेंट करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर का नाम मोरारजी देसाई। नाम याद रखना है, मोरारजी देसाई, जिन्होंने मैक्सिमम टाइम 10 टाइम्स अपना बजट को प्रेजेंट किया है, जिसमें से 2 बार इन्होंने अपने बर्थडे पर भी बजट प्रेजेंट किया है, 1964 1968 में। ठीक है, इनका बर्थडे फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को आता था, 29 फरवरी को आता होगा। सभी को पता है 4 साल में एक बार इनका बर्थडे आता था, जिस कारण से जब जब बर्थडे आया है 10 सालों में 2 बार ही आएगा लीप ईयर, तो 2 बार इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया। तो मोरारजी देसाई इंडिया में मैक्सिमम टाइम बजट को प्रेजेंट करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके साथ साथ बजट हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में आता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इंडिया में पहला बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस 26 नवंबर 1947 आर के शनमुखम चेट्टी लेकर आए थे। ठीक है, पता चल गया। बजट में इनकम की बात कर ले, 2 टाइप की इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आप लोगों को पता है। रेवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म वाले, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म वाले। ठीक है, चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। बजट 2017-18 से पहले रेलवे बजट जो है अलग अलग आता था। 2017-18 में 2 मेजर चेंजेस हुए थे बजट में। 2017-18 में पहला मेजर चेंज हुआ था बजट का प्रेजेंट करने का डे, लास्ट वर्किंग डे से फर्स्ट वर्किंग डे कर दिया था। दूसरा मेजर चेंज हुआ था कि जो बजट आता था वो बजट के साथ साथ रेलवे बजट अलग आता था। रेलवे बजट अलग प्रेजेंट होता था, यूनियन बजट अलग प्रेजेंट होता था। तो हमारे देश में कुछ लोगों ने रिकमेंडेशन दी, जैसे ये विवेक देबरॉय हुआ करते थे, माने कहा ताने इकोनॉमिस्ट। इन्होंने कहा कि रेलवे भी तो हमारे देश की मिनिस्ट्रीज का ही पार्ट है, रेलवे भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, तो इसके लिए अलग बजट क्यों, इसको भी इकट्ठा ही प्रेजेंट करो। आज की डेट में रेलवे बजट कोई भी अलग से नहीं आता है, रेलवे बजट और फाइनेंस बजट इकट्ठे ही आते हैं। ये मेजर चेंज 2017-18 से हुआ था। ठीक है, ये पता चल गया बजट के बारे में। और उसके साथ साथ निर्मला सीतारमण जी ने बजट में एक और बात बोली, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है वैक्सीनेशन को टू कॉम्बैट द सर्वाइकल कैंसर फॉर गर्ल्स। ऐसी गर्ल्स जिनकी एज 9 to 14 ईयर है, उसमें सर्वाइकल कैंसर जो है, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रही है इस साल के बजट में। इसमें सबसे बड़ी बात की गई है 9 to 14 ईयर गर्ल्स के लिए सर्वाइकल कैंसर को निपटने के लिए वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रही है हमारे देश की गवर्नमेंट। तो ये आप लोगों को बजट के बारे में पता चला। क्या क्या बजट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। मैं 2-3 बार वैसे बता चुका हूँ। ये सारे पॉइंट्स बजट से रिलेट करते हैं। सबसे पहले बजट को प्रेजेंट करने के बारे में, टाइम क्या है, कौन करता है, बनाता कौन है, कहाँ प्रेजेंट होता है, डिफेंस पर कितना बजट इस बार एलोकेट हुआ, पहली बार बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस कब आया था, बजट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है एज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आफ्टर दैट मैक्सिमम टाइम बजट प्रेजेंटेड बाय मोरारजी देसाई। उसके साथ साथ बजट में 2 टाइप की इनकम होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। बजट के अंदर 2017-18 में 2 मेजर चेंजेस हुए थे। वो 2 मेजर चेंजेस कौन कौन से थे? एक था हमारा रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था फाइनेंस बजट के साथ ही, और दूसरा हमारे देश में जो बजट है, बजट को प्रेजेंट करने का जो डे है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी से फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी कर दिया गया था। और सर्वाइकल कैंसर गर्ल्स में जो है उसको निपटने के लिए वैक्सीनेशन को प्रमोट किया इस साल के बजट में 9 to 14 ईयर गर्ल्स में। ठीक है, आई थिंक 3-4 बार मैं एक न्यूज़ को आप लोगों को बता रहा हूँ। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ आता है द्रौपदी मुर्मू जी। हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनोग्रेट किया 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, जो फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। बहुतों को तो पता भी होगा।
फरीदाबाद हरियाणा में सूरज कुंड क्राफ्ट मेला लगाया जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल का मेला है। 37th सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, 37th सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। सूरज कुंड नाम का प्लेस है फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है। वहां पर अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का इनोग्रेशन किया गया बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अब द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पता ही आप लोगों को, इंडिया की प्रेसिडेंट है, संथाल ट्राइब से रिलेट करती हैं, पहली ट्राइबल वुमेन जो प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, चलो, तो जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल का मेला होता है, वहां पर ना कोई थीम कंट्री होती है, थीम स्टेट होती है। इंटरनेशनल लेवल के मेले में थीम कंट्री, जिसको पार्टनर कंट्री बोल सकते हैं, तंजानिया थी। थीम स्टेट गुजरात थी। कब से लेकर कब तक चला? 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। कौन सा फेस्टिवल, कौन सा मेला? सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। कहाँ पर? हरियाणा के फरीदाबाद में। बात किसकी चल रही है? हरियाणा की। तो तुम्हें पता है कि प्रीवियस वाले रिवाइज जरूर करवाऊंगा, जो जनवरी में हरियाणा से रिलेटेड पढ़ाया हुआ है। सर, एक तो हरियाणा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का हेडक्वार्टर है, जो हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है। दूसरा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है, जो इंडिया में एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर भी कहां पर पड़ता है? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, फिर उसके साथ साथ 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां पर हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर हुआ। उसके साथ साथ साइंस फेस्टिवल पता चल गया ना, 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। साथ साथ सवेरा प्रोग्राम हरियाणा में शुरू किया गया। ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन देने के लिए महिलाओं को सवेरा प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो ये पढ़ा रखा है, सवेरा प्रोग्राम। साथ साथ 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये कहां पर हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। और सूरज कुंड क्राफ्ट मेला 37th, जो कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद में लगाया गया, जिसका पार्टनर कंट्री तंजानिया और थीम स्टेट गुजरात थी। ठीक है, तो ये पूरा हरियाणा रिवाइज हो चुका है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है? देखो, एक एक न्यूज़ को ना बहुत ही आराम से प्यार से आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि किसी भी टाइप से कोई भी पॉइंट में आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बार 3-4 बार अगर उसको रिवाइज करते चले जाओगे तो कहाँ से भूल पाओगे। ओके, चलो, नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारा पंजाब के बारे में। तो तुम्हें पता है कि एक न्यूज़ पंजाब के बारे में बताकर बाकी सारा पंजाब रिवाइज करेंगे। ठीक है, पंजाब के सीएम साहब भगवंत मान जी ने अभी हाल ही में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? सड़क सुरक्षा फोर्स। सड़क सुरक्षा फोर्स की बात चल रही है, टू इंप्रूव द ट्रैफिक मूवमेंट एंड रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट इन द स्टेट के अंदर रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए इन्होंने ये कहा है कि हर एक 30 किलोमीटर के बाद हर एक रोड पर वहां पर लोगों को तैनात किया जाएगा, पुलिस को तैनात किया जाएगा, ताकि वहां पर होने वाले जो भी एक्सीडेंट्स हैं उससे कंट्रोल पाया जा सके। जिसके लिए इन्होंने अलग से फोर्स बनाई है, जिस फोर्स का नाम क्या है? सड़क सुरक्षा फोर्स। तो पता चले, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर्म्ड अ न्यू फोर्स for the traffic movement and for improve the traffic movement and reduce the road accident in the state। तो कौन सी स्टेट ने बनाई है? योर आंसर इज पंजाब ने बनाई है सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब ने बनाई है। क्लियर है? अब बात किसकी चल रही है? रोड एक्सीडेंट की। तो तुम्हें पता है रोड एक्सीडेंट के बारे में अभी जनवरी में नितिन गडकरी जी ने एक बात कही थी। क्या कहा था? सर, रोड एक्सीडेंट के बारे में ये कहा था कि 2030 तक 50% रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को कंट्रोल किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा। ये अभी रोडवेज मिनिस्टर ने बात की थी, नितिन गडकरी जी ने, याद है ना? तो रोड एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए पंजाब ने सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई। ऐसे ही
हमारे देश की सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रोडवेज मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 2030 तक 50% रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो पंजाब के बारे में ज़्यादा न्यूज़ नहीं था अभी जनवरी में, जिस कारण से ये आप लोगों को पता चल चुका है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। रामसर साइट का नाम सुना है? रामसर नहीं सुना होगा तो अब सुनना। वैसे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेक्चर दे रखा है, आप लोग सर से ले सकते हैं। चलो सुनो, रामसर साइट क्या होती है? ईरान के अंदर ना एक शहर है जिसका नाम है रामसर। क्या नाम है? रामसर। कहाँ पर है? ईरान में। ईरान के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने एक बात की, बहुत सारे देश के अपने फ्रेंडली कंट्रीज को ईरान में इनवाइट किया, और वहाँ पर बहुत साल पहले की बात है, इनवाइट कर ये कहा कि वर्ल्ड लेवल पर हमारे बहुत सारे देशों में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो वेटलैंड एरिया है। कैसे एरिया? वेटलैंड। वेटलैंड समझ गए ना, गीली भूमि है। तो और ये जो वेटलैंड एरिया है, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करता है, तो हमें ना वेटलैंड एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो बाकी सारे देशों को इनवाइट किया था, देशों के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने बोला ऐसा क्यों? वेटलैंड एरिया को प्रोटेक्ट करने का फायदा क्या होगा? उन्होंने कहा सुनो, एक तो वेटलैंड एरिया का सबसे बड़ा फायदा है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड समझ गए होंगे, देखिए ऐसे बर्ड्स जो एक देश से दूसरे देश में एक सीजन में उड़कर आते हैं, स्पेसिफिक सीजन में उड़कर आते हैं। जैसे साइबेरिया, साइबेरिया में इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, तुमने वो देखा होगा बहुत सारे, जब यूट्यूब चलाते हो, ठीक है, बहुत सारे जब फेसबुक चलाते हो, शॉर्ट्स आते हैं। जब वो शॉर्ट्स आते हैं तो जब आप उसको स्क्रॉल करते हो, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक शॉर्ट देखा था, साइबेरिया में एक पर्सन था, उसने हॉट वाटर को ना अपनी खिड़की से बाहर फेंका तो बर्फ बन गया था। और वो एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, इतनी ठंड वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है साइबेरिया में। तो ना साइबेरिया में जब ये टेम्परेचर इतना रहता है, तो उस समय साइबेरियन सारस नाम के पक्षी जो होते हैं वो इंडिया में उड़कर आते हैं, और वो इंडिया में ऐसी जगह ढूंढते हैं जो वेटलैंड एरिया हो। और नेचुरली बात है, वो इंडिया में उड़कर आएंगे, यहाँ पर अंडे देंगे, तो नई नई प्रजातियों का, नई नई स्पीशीज का विकास होगा, डेवलपमेंट होगी नई नई स्पीशीज की। एक तो फायदा ये हो गया कि उनके लिए रहने का प्लेस मिलेगा, और नई नई वाइल्ड लाइफ को, नई नई प्रजातियों को नया नया जो है वो ब्रीडिंग होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा फायदा होगा, जो वेटलैंड एरियाज होते हैं ना, वेटलैंड एरिया के अंदर ना पानी रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर लेवल उसके आसपास के एरिया का अच्छा हो जाता है। वाटर लेवल आसपास के एरिया का, जहां पर भी वेटलैंड एरिया होगा, उसके आसपास जो भी शहर पड़ते होंगे, जो भी गांव पड़ते होंगे, वहां पर वाटर लेवल बहुत अच्छा होता है। तो जिस कारण से ईरान के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने, एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने यह बात कही कि हमें वेटलैंड एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये समिट बुलाई उन्होंने, कहां पर बुलाई? ईरान के रामसर नाम के शहर में। ये समिट जो बुलाई, वो बुलाई 2 फरवरी 1971 से। यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को जब ये सम्मेलन हुआ, तब से 1975 फिर इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा, कि ये बात जो उन्होंने कही कि इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो फिर 1975 से इनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, और ऐसे प्लेसेस को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। रामसर साइट, कौन सी साइट? रामसर। रामसर नाम की जगह पर सम्मेलन हुआ, तब से रामसर साइट डिक्लेयर होना शुरू हो गए। इंडिया में भी ऐसी 75 रामसर साइट हुआ करती थी। अभी हमारे देश का 75th जब एनिवर्सरी गई थी, तो इंडिया ने उस समय 75 प्लेसेस को अपना वर्ल्ड लेवल पर रामसर साइट डिक्लेयर करवाया था। अब आप बोलोगे करता कौन है? इसके लिए बहुत सारे एनजीओज हैं जो साथ देते हैं। जैसे इसमें एनजीओज की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो ये देखो, जैसे हमारा ये IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, बर्ड लाइफ इंटरनेशन है, तो जैसे WWW है, WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ये ऐसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में ऐसे प्लेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं
जो प्लेसेस वेटलैंड एरिया होते हैं और बाद में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो काम भी करते हैं। तो इंडिया में ऐसे वेटलैंड एरिया पहले थे 75, और अभी लेटेस्ट में 5 नए वेटलैंड एरिया और डिक्लेयर किए गए। एक तो डिक्लेयर किया गया कर्नाटका में, जिसका नाम क्या है, अंकासा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। अभी हाल ही में क्या बनी है, रामसर साइट। दूसरा है अगहाना शिनी एस्चुरी, ये भी कर्नाटक में है, ये अभी हाल ही में रामसर साइट डिक्लेयर हुई है। तीसरा है मागादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है, ये भी अभी रामसर साइट डिक्लेयर हुई है। चौथी है कराईवित्ती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, ये भी अभी रामसर साइट डिक्लेयर हुई है। और पांचवी है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु में है, ये भी अभी रामसर साइट डिक्लेयर हुई है। इंडिया में 75 रामसर साइट हुआ करती थी, 5 और डिक्लेयर हो गई। आज की डेट में इंडिया में 80 रामसर साइट्स हैं, 80 रामसर साइट है। इस 80 ऐसी वेटलैंड साइट्स हैं जिनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जा चुका है। याद रखिएगा, इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है, 80, और अभी 5 लेटेस्ट कौन कौन सी ऐड हुई हैं, ये ऐड हुई हैं, और ये कहाँ पर हैं, 2 तमिलनाडु की हैं, 3 कर्नाटका की हैं। याद रखो, 2 तमिलनाडु की, 3 कर्नाटका की, 5 नई रामसर साइट बनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए कि इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है, आपका आंसर होगा 80। पहले कितनी थी, 75। ठीक है, 80 में से अभी हाल ही में कितनी बनी है, 5 में से 3 कर्नाटक की हैं, 2 तमिलनाडु की हैं। इनके नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नाम थोड़े से यूनिक हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1-2 बार देखकर आप लोग इसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, और जिस कारण से ये 2 फरवरी को हमारे वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड वेटलैंड डे भी डिक्लेयर किया जा चुका है। कौन सा डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्योंकि आप सभी को पता है 1971 में 2 फरवरी को मीटिंग हुआ था रामसर में, जिस कारण से 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम वेटलैंड फॉर ह्यूमन वेलबींग है। वेटलैंड फॉर ह्यूमन वेलबींग इस बार का थीम रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता चल गया। 75 रामसर साइट थी इंडिया के 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पर। इसके ऊपर हमारा ट्वीट भी आया था भूपेंद्र यादव जी का, 75 रामसर साइट हमने अभी हाल ही में कर दी थी, और अब कितनी हो चुकी हैं, 80 हो चुकी हैं। क्लियर है, पिछले साल अगस्त में 11 जुड़ी थी, उस समय 75 हो चुकी थी, पहले 64 थी, 11 ऐड होकर 75 हुई थी, अब 5 और ऐड होकर ये 80 हो चुकी है। आज की डेट में जो है वो 80 रामसर साइट्स है। क्लियर है, होती क्या है पता चल गया ना, वेटलैंड एरियाज होते हैं। वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी। रामसर क्या है, रामसर ईरान में शहर है, वहाँ पर एक समिट हुई थी और समिट में ये सारी बात उठी थी, जिस कारण से ये वर्ड आया रामसर साइट्स। ठीक है, चलो अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। बहुत सारी डिटेल हमने इस न्यूज़ के बारे में ले ली है, उम्मीद है कि सारों को ये न्यूज़ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ क्या आता है हमारा, देखना है ध्यान से, देखिएगा। द नेक्स्ट न्यूज़ इज 59-year-old रशियन कॉस्मोनॉट। रशिया के कॉस्मोनॉट होते हैं ना, पता ही आप लोगों को। ऐसा क्यों, कॉस्मोनॉट क्यों होते हैं सर, जैसे ना इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है ना, इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, ये हमें पता है। वैसे ही है ना, वैसे ही जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। जाक्सा कौन से देश की है, जापान। वैसे ही रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है सर, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। क्या नाम है, रॉसकॉस्मोस, है ना। वैसे ही यूएसए की नासा है, यूएसए की नासा। चलो, अब यहाँ पर रशिया की रॉसकॉस्मोस है तो कॉस्मोनॉट वहीं से आए, तो रशिया वाले जो होंगे वो कॉस्मोनॉट होंगे। ठीक है, तो रशिया के जो कॉस्मोनॉट हैं जिसका नाम क्या है, ओलेग।
ओलेग कोनोमिनोको, कोनोमिनोको, इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मोस्ट क्यूमुलेटिव टाइम स्पेंड करने का स्पेस में। इन्होंने स्पेस में 878 डेज एंड 12 आवर्स स्पेंड किए हैं, 12 आवर्स एंड 878 डेज। अब ये मत सोचना कि सारे 878 डेज इकट्ठे इन्होंने स्पेंड कर लिए, नहीं, अलग अलग किए, तभी तो आना क्यूमुलेटिव टाइम स्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाया रशिया के कॉस्मोनॉट ने, जिनका नाम ओलेग ओलेग कोनोनिको, कोनोनिको जो है, ओलिग, ओलिग नाम याद रख लेना, ओलिग कोनोनिको जो है, उन्होंने अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है 878 डेज क्यूमुलेटिव स्पेंड करने का स्पेस में। बस इतना सा नाम याद रखना है, क्यूमुलेटिव टाइम स्पेंड करने का 878 डेज स्पेंड करने का जो स्पेस में रिकॉर्ड बनाया है वो किसने बनाया है? ओलिग ने। क्या नाम है? ओलिग। और ओलेग कहाँ के हैं? रशिया के हैं। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम रोसकोस्मोस, जापान की जाक्सा, इंडिया की इसरो, यूएसए की नासा है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेस एजेंसीज के नाम। बस इतना न्यूज था, इतना ही याद करना था। नेक्स्ट न्यूज आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है? करप्शन। सभी को पता है करप्शन की बात चलती है, करप्शन के ऊपर हमारे इंडिया में भी बहुत करप्शन है। एक वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक रिपोर्ट निकालता है। टोटल 180 देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 180 देश पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें रिपोर्ट निकालता है कि सबसे ज़्यादा जो है करप्शन कहाँ पर है और सबसे कम करप्शन कहाँ पर है। देखो ये स्केल निकालता है, 0 से लेकर 100 तक का स्केल होता है, जिसका 100 नंबर होता है वेरी क्लीन कंट्री होती है, 0 नंबर होता है उसका हाईली करप्ट कंट्री होती है। ऐसे ही अगर मैं डेनमार्क की बात कर लेता हूँ तो डेनमार्क जो है वो टॉप पर आता है विद अ स्कोर ऑफ 90, टॉप 90 स्कोर है इसका, और 90 स्कोर के साथ सबसे टॉप पर है जहां पर करप्शन सबसे कम है। ठीक है, ये समझ गए ना, ये सोचो कि डेनमार्क में करप्शन सबसे ज्यादा, नहीं नहीं, डेनमार्क सबसे टॉप पर है तो यहां पर करप्शन सबसे कम है। जो अभी हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने निकाला, 180 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें लीस्ट करप्शन डेनमार्क में है, मैक्सिमम करप्शन सोमालिया वेनेजुएला में है, इंडिया का प्लेस 93 है। इंडिया का प्लेस 93 है 180 कंट्रीज के अंदर। 180 कंट्रीज के अंदर इंडिया 93 प्लेस पर आता है। तो अब नाम क्या याद रखना है? सबसे पहला इंडेक्स में, जब भी कोई इंडेक्स का पॉइंट आए तो हमको क्या पता होना चाहिए? इंडेक्स का नाम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। निकालता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का ऑर्गेनाइजेशन। टोटल कितने कंट्रीज आते हैं? 180। पहले नंबर पर डेनमार्क आया है, लास्ट नंबर पर सोमालिया, और इंडिया का प्लेस क्या है? 93। कौन से इंडेक्स में? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। याद रखना है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, चलिएगा आगे बात कर लेते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी स्मार्टफोन्स पर, स्मार्टफोन्स के जो कंपोनेंट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है। बजट में ही तो बात हुई होगी ना, क्योंकि बजट वाला वीक चल रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है, 15% से 10% कर दिया है, बस। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बजट में हमारे देश की गवर्नमेंट ने जो स्मार्टफोन्स के कंपोनेंट और स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, बाहर से महंगा आता था, इंपोर्ट तो पता है ना, इंपोर्ट ड्यूटी मतलब कस्टम का ही पार्ट होता ना, कस्टम ड्यूटी पता होगी। कस्टम ड्यूटी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगती है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कौन सी ड्यूटी लगती है? कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम का ही जो पार्ट है इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से कम कर 10% कर दिया है। किस चीज पे? स्मार्टफोन्स के कंपोनेंट और स्पेयर पार्ट्स पर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है हमारा? नेक्स्ट न्यूज़ आता है यूपीआई के बारे में। यूपीआई के बारे में भी थोड़े दिन पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूपीआई को बनाया किसने हुआ? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम की कंपनी ने, जिसने भीम ऐप बनाया, यूपीआई बनाया, रुपे बनाया, फास्टैग बनाया, सब कुछ एनपीसीआई ने बनाया हुआ है। तो एनपीसीआई की बात चल रही है
अभी हाल ही में यूपीआई इंट्रोड्यूस किया गया आईफिल टावर में। अब क्या कर सकते हैं, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट की मदद से अभी आप लोग आईफिल टावर का टिकट यूपीआई से खरीद सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि आईफिल टावर इज द फर्स्ट टू ऑफर यूपीआई पेमेंट इन फ्रांस। आईफिल टावर पहला पहला ऐसा बना है फ्रांस में जिन्होंने यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो याद रखो, अगर आप आईफिल टावर घूमने जाओ तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो सकती है आसानी से। तो अभी हाल ही में यूपीआई ने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब एनपीसीआई की कंपनी है एक, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट। तो इसने अभी हाल ही में फ्रांस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि आईफिल टावर के जो भी टूरिस्ट घूमने आएंगे यूपीआई के थ्रू आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। तो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट ने किसके साथ, लायरा नाम की फ्रांस की कंपनी के साथ, लायरा नाम की फ्रांस की कंपनी के साथ हाथ मिलाया है ताकि आईफिल टावर का टिकट यूपीआई के थ्रू खरीदा जा सके। ओके, एनपीसीआई के बारे में और भी पहले पढ़ाया था। एनपीसीआई ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था यूपीआई पे नाउ, जिससे कौन से देश में, सिंगापुर में आसानी से पैसा मंगवाया और भेजा जा सकता था। यूपीआई पे नाउ शुरू किया था। उसके साथ साथ गूगल पे के साथ भी हाथ मिलाया था, गूगल पे इंडिया के साथ भी हाथ मिलाया था एनपीसीआई ने, ताकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूपीआई को पहुंचाया जा सके। एनपीसीआई ने गूगल पे के साथ हाथ मिलाया था ताकि ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट को पहुंचाया जा सके। तो ये 3 न्यूज़, 2 पुराने, 1 नया। नया कौन सा है, यूपीआई ने अभी लायरा के साथ हाथ मिलाया। लायरा जो फ्रांस की कंपनी है उसके साथ हाथ मिलाकर अभी एग्रीमेंट साइन किया कि जो भी आईफिल टावर की टिकट्स है वो यूपीआई के थ्रू खरीदी जा सके। यूपीआई ने अभी हाल ही में यूपीआई पे नाउ का फीचर शुरू किया सिंगापुर में पेमेंट को भेजने और मंगवाने के लिए। यूपीआई ने अभी हाल ही में गूगल पे के साथ हाथ मिलाया, यूपीआई नहीं, एनपीसीआई ने गूगल पे के साथ हाथ मिलाया, किस लिए, ताकि यूपीआई पेमेंट को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट किया जा सके। ठीक है, हाँ भाई, एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं धीरे धीरे कर रिवाइज करवा रहा हूँ। उम्मीद है कि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, चलें फिर अगले न्यूज़ की ओर चलिएगा। अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं और हमारा अगला न्यूज़ आता है ये आईआरडीआई। तुम्हें पता है सर, पता है, जैसे बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए आईआरडीएआई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे ही शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आईआरडीआई ने अभी हाल ही में इशू की डायरेक्शंस टू ऑल इंश्योरेंस कंपनी टू कवर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी इन देयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ भाई, अभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या इंक्लूड होता है कि अगर आप आयुर्वेदा से अपना इलाज करवा रहे हैं, अगर आप कोई नेचुरोपैथी से, सिद्धा से, योगा से, होम्योपैथी से इलाज करवा रहे हैं, वो कवर होता है? नहीं, अब होने लगेगा। अभी तक तो आप जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं नॉर्मल एलोपैथी से इलाज होता है, तो एलोपैथी वाला ही कवर होता है, सभी को पता है। तो अब आने वाले टाइम में आईआरडीआई ने इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया, सुनो, कोई आयुर्वेदा से इलाज करवाए, योगा के थ्रू, नेचुरोपैथी के थ्रू, यूनानी के थ्रू, सिद्धा के थ्रू, सारे इलाज इंश्योरेंस में कवर होने चाहिए। ओनली एलोपैथी नहीं, सारे के सारे इलाज इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होने चाहिए। अगर कस्टमर चाह रहा है तो उसको एक ऑप्शन देना चाहिए कि आप ये वाले इलाज भी उसमें कवर कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस किसने दी? आईआरडीएआई ने। और तुम्हें पता है आईआरडीआई कौन है? इंश्योरेंस का रेगुलेटर है। इंश्योरेंस का रेगुलेटर बना कब था? 1999 में। इंश्योरेंस के रेगुलेटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में, सभी को पता है। वैसे तो देखो सारे जो भी ऐसे लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटर हैं, उनका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में, मुंबई में मिलता है, लेकिन आईआरडीएआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? हैदराबाद में। 1999 में बना था। देबाशीष पांडा इसके चेयरपर्सन है। क्या नाम है? देबाशीष पांडा चेयरपर्सन है आईआरडीएआई के। क्लियर है? और आयुर्वेदा से रिलेटेड ये सारे के सारे, आयुष पता है ना, AYUSH, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसके मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल।
बिल्कुल पता है। उसके साथ साथ थोड़े दिन पहले सर आपने पढ़ाया था आयुष कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी हाल ही में दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। आयुष इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। थोड़े दिन पहले ये पढ़ाया था, रिवाइज कराने के लिए डाल दिया है। इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखना है, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चल रहे हैं और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ध्यान से। नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारा, ये देखो, वो है हमारा भारत रत्न। और तुम्हें पहले ही पढ़ाया था, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। ये थोड़ा सा सीक्वेंस याद कर लो। इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ पर लिख देता हूँ। इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है? सर आप कहेंगे भारत रत्न। क्या नाम है? भारत रत्न। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? सेकंड हाईएस्ट है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। थर्ड हाईएस्ट कौन सा है? पद्म भूषण। फोर्थ हाईएस्ट कौन सा है? पद्म श्री। याद रखो कैसे, सबसे बड़ा भारत रत्न ये तो याद होता ही होता है। उसके बाद विभूषण, भूषण, श्री। विभूषण, भूषण, श्री, बड़ा छोटा छोटा, विभूषण, भूषण, श्री, विभूषण, भूषण, श्री। ठीक है, याद रखोगे। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण एंड फोर्थ हाईएस्ट पद्म श्री। ठीक है, और भारत रत्न अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, कितने लोगों को मिला है भारत रत्न? अभी ये 5 लोगों को मिला था, कपूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। कौन कौन है? कपूरी ठाकुर फॉर्मर बिहार सीएम, लाल कृष्ण आडवाणी फॉर्मर डेप्यूटी पीएम, उसके साथ साथ पीवी नरसिम्हा राव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, चौधरी चरण सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड एमएस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्लियर है? इन सारों को क्या मिला? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। ओके, पता चल गया ये आप लोगों को। और भारत रत्न किस शेप का होता है? पीपल के लीफ की तरह होता है, पीपल के पत्ते की तरह होता है। ठीक है, चलो उसके साथ साथ अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगला न्यूज़ आता है फिल्म फेयर अवार्ड 69th एडिशन हुआ फिल्म फेयर अवार्ड का गुजरात के गांधीनगर में, जिसमें बेस्ट फिल्म कौन सी रही? 12th फेल। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों ने देखी होगी सभी ने। ठीक है, आईएएस ऑफिसर पर बेस्ड 12th फेल मूवी। बेस्ट डायरेक्टर 12th फेल के लिए विदु विनोद चोपड़ा को मिला है। बेस्ट एक्टर मेल रणबीर कपूर को मिला है एनिमल के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। ठीक है, तो अभी हाल ही में 69th एडिशन हुआ फिल्म फेयर अवार्ड का। कहां पर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां पर हुआ? गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, जिसमें बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है वो भी आपको पता चल गया, 12th फेल। बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर मेल रणबीर कपूर, बेस्ट एक्टर फीमेल आलिया भट्ट को मिला है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ आता है। झारखंड के नए सीएम बने हैं। झारखंड के नए सीएम बने हैं जिनका नाम क्या है? चंपाई सोरेन, जिन्होंने रिप्लेस किसको किया? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन अभी हाल ही में ईडी के केस में फंसे थे। ठीक है, ईडी के केस में फंसे थे, जिस कारण से नए सीएम बने चंपाई सोरेन। कौन से स्टेट के? झारखंड के। हेमंत सोरेन की जगह चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन की जगह चंपाई सोरेन नए सीएम बने। कहाँ के? झारखंड के। झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़, झारखंड के अंदर एक फेस्टिवल होता है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल ट्राइबल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। और झारखंड का स्टेटहुड डे कब होता है? 15 नवंबर को झारखंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? झारखंड के बारे में क्या क्या पता चला। झारखंड के नए सीएम बने हैं, नाम क्या है? चंपाई सोरेन। हेमंत सोरेन की जगह। झारखंड में कौन सा फेस्टिवल होता है? सरहुल फेस्टिवल। झारखंड का फाउंडेशन डे कब होता है? झारखंड का फाउंडेशन डे 15 नवंबर को होता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं।
और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है, देखें ध्यान से, चलिएगा। नेक्स्ट न्यूज हमारा आता है ये, अभी हाल ही में बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, सभी को पता अमित शाह के बेटे जय शाह अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए, तीसरी बार अपॉइंट हो रहे हैं जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन, चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल कौन अपॉइंट हुए हैं, जय शाह, जो कौन है, हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे जय शाह अपॉइंट हुए हैं, क्या अपॉइंट हुए हैं, चेयरपर्सन, चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल के। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल सभी को पता है जो आईसीसी का पार्ट है, एशिया में क्रिकेट को संभालता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर श्रीलंका में है, एशियन कंट्री सारे के सारे इसके पार्ट हैं। ठीक है, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। अगला न्यूज, कर्नाटका ने अभी हाल ही में नागेश ट्रॉफी जीती है। नागेश ट्रॉफी जीती है आंध्र प्रदेश को हराकर। ये ट्रॉफी हुई कहां पर थी, नागपुर महाराष्ट्र में। ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी भी बोला जाता है नागेश ट्रॉफी, याद रखो। नागेश एक पर्सन हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड इन इंडिया, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे नागेश, एसपी नागेश हुआ करते थे। उनके नाम से एक ट्रॉफी शुरू हुई थी, नागेश ट्रॉफी, जो ब्लाइंड क्रिकेट से रिलेट करती है, ब्लाइंड क्रिकेट से रिलेट करती है नागेश ट्रॉफी। तो नागेश ट्रॉफी अभी किसने जीती है, कर्नाटक ने। किसको हराया है, आंध्र प्रदेश को। कहां पर हुई थी यह नागेश ट्रॉफी, नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में नागेश ट्रॉफी हुई, कर्नाटक ने जीती आंध्र प्रदेश को हराकर। ठीक है, पीडीएफ जब मिल जाएगी ना, एक एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, लास्ट वाले जो मैं न्यूज़ डालता हूँ वो वन लाइनर की फॉर्म में ही होते हैं, बस ताकि एक दो बार आप सुन लो और उसके बाद एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो अगला न्यूज़ आता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी हाल ही में इसका मास्कोट रिलीज हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, खेलो इंडिया विंटर गेम का जो मास्कोट है वो क्या रखा गया है, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जिसका नाम शीन ए शे है, जिसको शान के नाम से भी कहा जाएगा, लद्दाख रीजन का है, क्योंकि ये लद्दाख में ही हो रहे हैं, जिस कारण से स्नो लेपर्ड इसका मास्कोट रखा गया है। किसका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। अब सभी को पता है स्नो लेपर्ड सबसे ज्यादा कहाँ पर है, अभी तो बात की थी लद्दाख में। तो विंटर गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, वो भी लद्दाख के अंदर ही हुए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम लद्दाख के अंदर हुए। खेलो इंडिया विंटर गेम का मास्कोट स्नो लेपर्ड, जिसका नाम शीन ए शे है, जिसका नाम शान भी है, स्नो लेपर्ड है। और ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर हुए, फरवरी के अंदर। ये कौन से प्लेस पर हुए हैं, लद्दाख में। ठीक है, याद रखिएगा, लेह लद्दाख में। खेलो इंडिया की बात चल रही है तो जनवरी में कुछ पढ़ाया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 फरवरी में हुए। कहाँ पर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात चल रही है सर, आसाम गुवाहाटी के अंदर हुए थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। खेलो इंडिया कौन सी गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स में। और ये कौन से हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। ये कहां पर हुए, लद्दाख के अंदर। ओके, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो इंडिया के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक के अंदर सिलेक्ट हुए हैं टॉर्च बियरर में अपकमिंग 2024 पेरिस ओलंपिक्स। सभी को पता है 2024 पेरिस जो ओलंपिक्स है वो कहां पर होना है, पेरिस में। ठीक है, तो 2024 वाला ओलंपिक जब पेरिस में होना है तो सिंपल सी बात, इसके लिए जो टॉर्च बियरिंग रहेंगे, सबसे आगे आगे जो रहेंगे वो कौन रहेंगे, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक्स में टॉर्च बियरिंग में सिलेक्ट हुए, टॉर्च बियरर रहेंगे। टॉर्च बियरर रहेंगे अभिनव बिंद्रा, इंडिया की ओर से सिलेक्ट हुए हैं अभिनव
बिंद्रा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स जो होने वाले हैं ये शुरू हो जाएंगे 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 पेरिस फ्रांस में। और ओलंपिक के बारे में ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ओलंपिक्स 2024 वाले पेरिस में, 28 वाले लॉस एंजल्स में और 32 वाले ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में। दोबारा देख लो, पेरिस में, फिर 4 इयर्स के बाद लॉस एंजल्स में, फिर 4 इयर्स के बाद ब्रिस्बेन में। और विंटर ओलंपिक ये आपको पता ही है, लास्ट हुए थे चाइना में और अगले होने हैं मिलन इटली में। ओके, आगे बात करते हैं अगले न्यूज की। और लास्ट न्यूज है वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम क्या रखा गया था? क्लोज द गैप टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। क्लोज द केयर गैप टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे न्यूज थे जो आप लोगों को दिखे फरवरी के फर्स्ट वीक के। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए न्यूज नए सेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।